जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो गुरु पूर्णिमा उत्सव जो हम लोग मना रहे हैं उसकी एक श्रृंखला हम लोगों ने शुरू करी, एक संवाद गुरु भक्तों के नाम। तो आज ये 5वां संस्करण है, 5th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विक्रम और निशा। तो विक्रम और निशा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। विक्रम और निशा, मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना परिचय दें। आप क्या करते हैं? मैंने IIT BHU से PhD किया है, अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है जी। 2014 से 2019 तक मैं बनारस में ही था और मैं अभी फिलहाल पटना में अपने घर पे हूँ और मैं ग्रेटर नोएडा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो। हाँ निशा जी, आप बताइए। तो बोल ही रहे थे। हाँ बताइए आप। हेलो, मेरा नाम निशा है और मैंने MCA किया है और हम लोग इसके पहले दिल्ली में थे। वहाँ मैंने NIC में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है और वहाँ मैंने एज ए असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर काम किया है और फिर वहाँ के बाद इनकी IIT BHU में PhD के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, जिसके होने के बाद फिर हम लोग बनारस शिफ्ट हो गए और अभी मैं वहाँ 8 आवर्स का वर्क था मेरा, यहाँ 24 आवर्स का है। तो मैं उससे ज्यादा ऑक्युपाइड यहाँ हूँ। तो अभी भी मैं वर्किंग ही हूँ एज ए मदर, एज ए हाउसवाइफ। आई एम स्टिल वर्किंग। ट्रू। और ये ज्यादा बड़ा काम है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा ही बड़ा काम है, फिजिकल मेंटल। सही बात है। वहाँ तो AC में बैठ के खाली माउस चलाओ, यहाँ तो पूरा शरीर चलाओ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप आर्ट ऑफ लिविंग से कैसे जुड़े? जब मैं बनारस में था तो 2016 के सितंबर में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। उसके बाद अक्टूबर में जब मैं पटना से बनारस लौटा, मेरे फादर का देहांत वहीं बनारस में हुआ था। फिर मैं पटना आ गया था अपने घर पे। उसके बाद लौटने के बाद मुझे लगा कि मैं अब करूँगा क्या वहाँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बैंगलोर आश्रम ईमेल किया और वहाँ से मुझे एक मैसेज आया, SMS आया और कॉल आया कि आपको एक मैसेज भेजा गया है, आप इनसे बात करके और हर्ष हॉस्पिटल वाराणसी में जो है वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग का एक सेंटर है, वहाँ आप चले जाइएगा। तो मैं और मेरी मदर जो है उस समय थोड़ा टेंस थे कि करेंगे क्या। तो मैं वहाँ गया कोर्स के लिए, पैसा देने के लिए हर्ष हॉस्पिटल। तो हैप्पीनेस प्रोग्राम के लिए मैं, मेरी वाइफ और मेरी मदर ज्वाइन करने के लिए गए। और हुआ यूं कि रास्ता खोजने के वक्त मैंने वहाँ के टीचर है संजय सर, जो अभी हमारे सामने हैं, उन्हीं को कॉल किया। और अच्छा। उनके बात करने का तरीका में इतना मतलब पेशेंस था और इतना मिठास था कि मैं टेंस था कि कहाँ है रास्ता। और खोजते हर बार जब कॉल कर रहे थे तो वो एनर्जी फिर से आ जा रही थी। तो हो रहा था कि मैं मदर के साथ फिर कंफ्यूज हो रहा था कि जाऊं ना जाऊं, पर जैसे बात करता था तो लगता था कि नहीं यही चीज तो चाहिए, इसी के लिए तो जाना है। तो वहाँ मैं हॉस्पिटल के नर्स को काउंटर पे पैसा देकर चला आया। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कोर्स कहाँ होगा और कौन कोर्स लेगा। अच्छा। पर मुझे फील हो रहा था कि बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ। और ये मुझे बाद में मालूम भी चला कि सही में बहुत अच्छा हुआ। इसमें मैं थोड़ा सा और जोड़ूंगी। हाँ प्लीज। मदर इन लॉ की बात आ रही है। तो हम लोग तीनों को ही एक बार इन्होंने बोला कि जब करना है तो तीनों को ही करेंगे, किसी एक को भी छोड़ना नहीं है। तो पहले तो मैंने अपोज किया कि सुबह का कोर्स है, काम वाली आएगी भाग जाएगी तो फिर कौन काम करेगा। फिर ये तो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा सही प्रॉब्लम है, जेन्युइन है कि नहीं हम तो नहीं करने वाले हैं क्योंकि मेरी काम वाली सुबह आती है, हम तो सुबह में जाएंगे ही नहीं। और ये कोर्स का क्या जरूरत है, आप ही लोग करिए कोर्स, ये ज्यादा आप लोग को नीड है। हम आप हमको सिखा दीजिएगा या कुछ भी। उनको ऐसे बहुत अपोज किया, मतलब
1% में भी मेरा इच्छा बिल्कुल नहीं था कि कोर्स करना चाहिए। लेकिन उसके बाद 4500 जो 4,500 का अमाउंट था तीनों को का, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, इनके ही वजह से हम लोग वहां पे दे के आए। और मेरी मदर इन लॉ बोली कि ये एक बार में 4,500 दे दिया, ना कोई बिल मिला ना कुछ भी मिला, ये क्या तुमको बेवकूफ बना रहा है क्या कोई? तुमको समझ में नहीं आ रहा ये सही में कुछ होगा भी कि नहीं होगा? थोड़ा सा डाउट तो मेरे में भी आया था कि कहीं इनको फिर से बेवकूफ कोई न बना दे। ये हम लोग की नजर में थोड़े सीधे हैं इसीलिए। लेकिन फिर अब का ऐसा सिचुएशन, ये उस समय की बात है, 2016 की बात है। और अब का ऐसा समय है कि अभी तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ, लेकिन ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज हैं मैं ही इनको फोर्स करती हूँ कि नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ तो कम से कम आप तो जरूर ही कीजिए। और इवन हम लोग बनारस में थे तो सत्संग के लिए हम भी पहले आगे आगे भागते थे कि सत्संग है, जाना है, जाना है। एक बार सत्संग का भी थोड़ा सा स्टोरी बताएंगे। हम लोग कोर्स कर रहे थे फर्स्ट टाइम, तो उसमें बीच में थर्सडे आया, तो थर्सडे सत्संग होता है वहाँ बनारस में। तो हम लोग बोला गया कि थर्सडे है, सुबह का तो कोर्स किया ही है, शाम में भी आइए, बहुत अच्छा चीज होगा, बहुत अच्छा चीज होगा, बहुत अच्छा। तो जब हम लोग, एक तो मेरा भी थोड़ा सा था कि अरे सुबह में गए ही है तो शाम में फिर क्यों जाना है, तो फिर चलो जल्दी जल्दी खाना वाना बनाया, चलो चलते हैं। जब गए तो बोले कि सत्संग होगा, अब भजन होगा। उम्र में हम अब सत्संग भी करने बैठ तो मेरे तो फर्स्ट टाइम दिमाग में यही आया कि लो अब तो ये मेरा सत्संग भी करवा दिए। अब मतलब एक पल भी मुझे सत्संग में मन नहीं लग रहा था कि घर पे इतना सारा काम है, इतने देर में हम ये कर लेते, वो कर लेते, ऐसे कर लेते, और सत्संग करने बैठ गए। यहाँ पे सिर्फ भजन हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है, मतलब इतने सारे दिमाग में थॉट चल रहे थे ना कि सत्संग का तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि सत्संग क्यों हो रहा है, क्या करना है। उसके बाद है ना वहाँ आशु भैया थे। आशु भैया एक बार लाइन बोले ना कि अब तो आपको आंख बंद करना है, आंख बंद करके सोचना है कि हम सत्संग कर रहे हैं या ऐसे। फिर अपने आप दिमाग में आया कि यहाँ बैठ के, मतलब अपने आप, ये तो इतना तो मेरे पास है नहीं बुद्धि कि ये आ सकता है मेरे में भी, लेकिन अचानक से अपने आप आया कि हम तो यहाँ बैठ ही गए, अब तो यहाँ से जा सकते नहीं है, तो चलो भाई जो हो रहा है उसी में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, कम से कम दिमाग को शांत करके बैठ तो जाए। तो हम सोचे कि जब जा ही नहीं सकते हैं तो फिर वहां का सोचना क्या है, चलो बैठ ही जाओ। और वो समय था जब मैंने आंखें बंद की, और आंखें बंद करके जब सत्संग के फ्लो में गए तो मतलब वो मेरा साथ जो मतलब वो मोमेंट था ना, वो ऐसे वाला मोमेंट था, मतलब ऐसे मोमेंट, वो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती वो क्या हुआ मेरे साथ। उसके बाद मुझे माइक भी मिला, और वो ऐसा था फॉर्चुनेट समय कि उसके एक दिन बाद जस्ट मेरा बर्थडे था, वो अक्टूबर में 21 अक्टूबर। तो उसी दिन सबको बोला गया कि किसका बर्थडे है, तो मेरी सासू माँ बोल रही है कि इसी का बर्थडे है, इसी का बर्थडे है। तो मुझे लगा कि बर्थडे में क्यों ऐसे कर रहा है, फिर मुझे माला वाला भी पहना दिया गया। हम बोले कि हे भगवान, हम तो ऐसा निगेटिव सोच रहे थे, मुझे माला क्यों पहनाएंगे। और वो जो मोमेंट था ना मेरे साथ, वो सत्संग था। और उसके बाद जो कंटिन्यूअस सत्संग मैंने खुद से किया, वो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैंने मतलब सत्संग के लिए मैं ऐसे भागती थी ना, और वहां जाके मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा लगा, वो मेरे लाइफ को चेंज किया। वो सत्संग जो गुरु जी बोलते हैं ना, संतों का संग, और वो कीर्तन जहाँ मतलब आंख बंद करके अपने आप को डिवोटेड करना है, वो अच्छे लोगों के साथ जो संगति होती है वो क्या होती है, वो मुझे पता चला कि वहां जाना, सत्संग ऐसे नहीं होता कि कहीं भी बैठ गए और ऐसे 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 कर रहे हैं तो वो सत्संग हो गया, वैसे नहीं होता है, वो हम लोग का कंसेप्ट गलत है। अच्छा जी। वो संतों का जो संग है ना, वही सत्संग है। जो अच्छे लोग, जो मेडिटेटिव माइंड, वहां पे जितने माइंड है उसका पॉजिटिव एनर्जी जो है, वो जो आप में आता है ना, वो बाय वर्ड्स वो नहीं बता सकते, वो जो होगा वहाँ वही पहचान पाएगा। करेक्ट। अभी ना जब मैं, विक्रम जी ने मुझे कॉल किया था, बात करे थे कि हम लोग बात करेंगे, तो विक्रम जी ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था
कि हम अकेले बात नहीं करेंगे, निशा भी साथ रहेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम थोड़ा कम बोलते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक किया विक्रम ने कि आपको भी बुला लिया। तो ये अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रहे, इनकी गलती। मैं अपने आप एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वो मेरी मान जी। असल में मेरे को सबका एक एक दो दो लाइन, जैसे सत्संग क्या होता है तो मुझे फिर वही गाना याद आता है कि जैसे राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। वाह। तो सत्संग तो बस वही एक असल में मतलब आता है कि मन में अमृत घुल जाता है। हाँ, मतलब इनका है ना कि वो ओपन माइंडेड है, वो हर चीज को ग्रैस्प करने के लिए पहले ओपन रहते हैं। मेरा थोड़ा सा ऐसे है कि वो बंधा हुआ है, वो आने में मेरी में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा समझने में भी समय लगता है। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक आने वाला चीज, तो वो मेरे लिए बड़ा ही मतलब वो ठीक है कि हाँ चैलेंजिंग, हाँ चैलेंजिंग होता है। और वो एडवेंचरस होता है, एक्चुअली एडवेंचरस होता है कि अच्छा मेरे में ये आया, ये तुम सोच भी नहीं सकते कि हम कर भी सकते हैं। ठीक है मतलब निशा जी, सही में बता रहे निशा जी, हम जीवन में कभी नहीं करते अगर हम आर्ट ऑफ लिविंग नहीं जाते। हाँ निशा जी। अच्छा एक चीज और मैं इस पे बोलूं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। एक्सेल में सबको इन लोगों को लगता है कि ये टफ है इसीलिए ये कोर्स किए तो ये अमेजिंग लगा। एक्चुअली में मैंने कोर्स ज्वाइन करने के 10 साल पहले एक मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला था, इंस्पायर किया था कि आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करो। तो मैंने उसे पार्टी भी ली और फिर खाना भी खाया, फिर मैं कोर्स किया नहीं, पलट गया। पर मैं गुरुजी का वीडियो जो है ऑनलाइन देखते रहता था। तो इन लोगों ने, मैं इनको देखता हूँ तो मतलब बाकी लोगों को तो मुझे लगता है कि ये तो एक दिन 2 दिन या 10 दिन ही मना कर रहे हैं। मैंने तो 10 साल मना किया और मैंने क्या खोया 10 साल में। ये मुझे लगा कि अगर ये 10 साल पहले किया होता तो वो 10 साल वाला मजा भी मुझे मिल जाता है इस जीवन में। तो इसीलिए मैं दूसरों को खोने नहीं देता हूँ, मैं कहता हूँ कर लो नहीं तो ये भी मजा चला जाएगा। अच्छा, आप गुरुजी से पहली बार कब मिले? गुरुजी से पहली बार मैं 2017 में 2017 में दिसंबर में मिला। वो भी एक स्टोरी है कि एक जगह मैं मंदिर में देहरादून में गया था, तो वो कोई एक पूजा थी जो छूट गया था पहले, तो वहां जब गया तो मुझे फिर अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो उसके पहले मैं लगातार 70 डेज से मैं क्रिया कर रहा था, सुदर्शन क्रिया। तो उस पूजा के मेडिटेशन के दौरान मुझे गुरुजी ने लगा कि जैसे कहा पहली बार, जबकि मैं गुरुजी से कभी नहीं मिला था, गुरुजी कह रहे कान में कि कुछ त्रुटि हो गई है, तुम कर लो ये पूजा। तो मैं चुपचाप फिर पूजा कर लिया और उसके ठीक 10 दिन बाद मैं पहली बार गुरुजी को रुद्र पूजा में बैंगलोर आश्रम में यज्ञशाला में देखा। मैंने पहली बार, वो मेरा पहला गुरुजी का इंटरेक्शन था और मैं उनको देखकर, मैं बस उनको देख रहा था कि वो कैसे ध्यान कर रहे हैं। तो मेरा ध्यान उसी में लगा होता कि वो कैसे ध्यान कर रहे हैं, वो कैसे ध्यान कर रहे हैं, मैं उसी में खोया हुआ था। फिर मुझे ध्यान लग गया कब, और मुझे मालूम ही नहीं कि कब ध्यान लगा और मैं कब ध्यान में फिर बहुत लोगों को देखने लगा, जो कि कुछ लोग हैं धरती पे, कुछ लोग नहीं भी थे, वो भी दिमाग में आने लगे और सब डांस कर रहे थे, सब खुश थे। तो मुझे वो बहुत अमेजिंग टाइम लगता है। और उसके बाद हम लोग गुरुजी बैंगलोर आश्रम के हॉस्पिटल में थे, मेरी वाइफ का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा था और वहाँ मैं हॉस्पिटल से आश्रम जो है 1 किलोमीटर की दूरी पे ही पड़ती है, तो मैं हर शाम में चला जाता था जब भी सत्संग हो रहा होता था। और वैसे करके मैं 3 बार गुरुजी का लाइव सत्संग भी देखा और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था आश्रम का। सभी को जाना चाहिए वहाँ आश्रम। ठीक है, निशा कब मिली गुरुजी से पहली बार? मेरा एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा थ्रिलिंग है। गुरुजी का ओम अनुग्रह यात्रा था, वो वाया बनारस होके जा रहे थे, तो वो कुछ समय के लिए बनारस में संतों के साथ मिलके थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन था जिसमें डिवोटीज भी इनवाइटेड थे। तो हम लोग भी गए वहां पे, गुरुजी के दर्शन किए, स्टेज पे देखा गुरुजी सबको, मतलब बहुत फुल डिवोशन के साथ, बहुत अच्छा लगा। और जब गुरुजी जाने लगे तो सारे डिवोटीज एकदम जाए, गुरुजी को हम टच कर ले, गुरुजी के पांव छू ले, विथ रिस्पेक्ट, जरूर छूना चाहिए, बिल्कुल छूना चाहिए।
लेकिन गुरुजी का इतना ज्यादा क्राउड था ना कि मुझे लगा कि वहां जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिसके लिए जा रहे हैं उनको भी तो तकलीफ हो रहा है ना, वो भी उनको चारों तरफ से घेर लिया, कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, वो अच्छी बात नहीं अच्छा, है। तो मैं पीछे हट गई। आमतौर पे भक्त ऐसा सोचते नहीं है। नहीं अच्छा तो लगा आप ऐसा पता नहीं सोच रहे हैं। क्यों, यही इसीलिए बोल रहे ना कि मैं नॉर्मली हो सके मैं भी नहीं सोचती, पर आ गया ऐसे दिमाग में आ गया मुझे कि ये देख के मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनको ऐसे इधर उधर किया जा रहा है, वो अच्छा बात नहीं है। तो मैं अपने आप से ही मेरे मन में आया कि पीछे हट जाओ, वो ज्यादा अच्छी है नहीं, आप डिवोटी हैं तो आप दूर से भी दर्शन कर लिए बहुत है। तो मैं अपने आप को उतने ही फॉर्चुनेट मानती थी कि उतना कर लिया तो बहुत है। इतना दिमाग में का इतना हम लोग इतना थोड़ी है जो इतना नजदीक जाके कर पाएंगे कभी। ये अपना मतलब मेरे बचपन में एक और बात है, बचपन में मैंने ना टीवी में कभी गुरुजी को देखा था, तो मैंने अपने पापा जी से पूछा ना कि ये कौन है, तो कह रहे ये गुरुजी है ना, ये बहुत बड़े बड़े लोगों के गुरुजी हैं, हम लोग को थोड़ी मिलेंगे। ये चीज मेरे दिमाग में थी, तो वो सोच के ही वो भी सोचा होगा, और वो मैं पीछे हट गई। फिर उसके बाद गुरुजी के मतलब कारवां जो था वो बहुत पहले निकल गया, और उस दौरान है ना धक्के वक्के होने पे मेरी मदर इन लॉ के पैर में चोट आ गई, तो हम लोग बैठ गए वहीं पे कि जब सब कोई चले जाएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे। जब सब कोई चला गया, इवन कैमरामैन सब कोई चला गया, तो फिर हम लोग निकले बहुत सुस्ता के, बहुत सोच के कि अब गुरुजी से मिल लिए, चलो कोई बात नहीं, नजदीक नहीं भी गए तो क्या हो गया। अपने आप को समझाते समझाते निकल रहे थे। दिमाग में द्वंद तो था कि मिलना चाहिए, कि क्यों पीछे हट गए, हो सके मिल लेते, ये सब सोच रहे थे। पर जाते जाते फिर ऑटो लिया, फिर ऑटो वाले ने मतलब मैंने बुक किया था पूरे जर्नी के लिए, अपने घर के लिए, लेकिन उसने मुझे चौराहे पे ही उतार दिया कि नहीं हम इसके आगे नहीं जाते, हम लोग इधर ही रुक जाते हैं। तो उससे थोड़ा सा बहस भी हुआ मेरी मदर इन लॉ का, लेकिन फिर हम लोग उतर गए। और वो जस्ट चौराहा हम लोग पार ही करने वाले थे, अचानक से पीछे गाड़ी आई गुरुजी की, और वो गुरुजी की गाड़ी के आगे पीछे कोई नहीं था, ना कोई पुलिस था ना कोई क्राउड था। गुरुजी एकदम फ्रंट सीट पे बैठ के, मतलब मेरा और गुरुजी के सामने बस उनकी गाड़ी के शीशे थे और कुछ नहीं था, और मैं उसके शीशे पे ऐसे बहुत जोर से कर रही थी। थोड़ा सा बेवकूफाना है, लेकिन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि गुरुजी हैं ऐसे करके। गुरुजी ने भी मुझे ऐसे ऐसे किया कि फिर भी आशीर्वाद दिया है ना, आशीर्वाद ही दिया होगा, तो बहुत अच्छा है ऐसे करके। और उसके बाद जो जर्नी में मैंने जो खुशी पाई, जो खुशी, और उस जर्नी वहां से जो ऑटो लिया, उसके बाद मैं फोन घुमा घुमा के, मेरे आसपास जितने लोग थे वो भी समझ रहे थे कि ये कुछ पाके ही आई है लगता है। फोन घुमा घुमा के मैंने फिर तो बहुत अपना स्टोरी सबको सुनाया। और फिर उसके बाद फिर आश्रम गए थे, तो एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम था, हमारे शादी के बहुत साल हो गए थे और हमें बेबी नहीं हो रहा था। तो हम लोग सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगी डॉक्टर अनीता चौधरी, जो हमारी मेंटर भी थी फर्स्ट हमारे कोर्स में। तो उनका बहुत बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर हम आगे किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे ना, तो उसके लिए माइंड बॉडी सबको प्रिपरेशन होना जरूरी है। तो बॉडी भी प्रिपेयर करो, माइंड को भी प्रिपेयर करो विथ पॉजिटिव वाइब्स। तो बॉडी प्रिपेयर करने के लिए हम लोग आयुर्वेदा ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इन मतलब प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे नहीं लगता, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आयुर्वेदा छोड़ के कहीं भी किसी भी स्ट्रीम में ऐसा है जो आपको ऐसी दवाई भी इनफैक्ट हो जो आपके शरीर को हार्म भी ना पहुंचाए और आपका फायदा भी हो। मतलब जिसके लिए आप जा रहे हैं। आपके मुंह से ये बात सुन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप दोनों लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, आप वैज्ञानिक हैं, फिर भी आप कह रहे आयुर्वेद में ज़्यादा भरोसा है आपको। ये सचमुच में बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हम लोग नहीं आयुर्वेदा नहीं मानते थे। सही बात है कि मेरा तो बिल्कुल नहीं भरोसा था, बिल्कुल मुझे जैसा ही नहीं था कि इतना लेट लतीफ वाला कौन करेगा, एक गोली खाओ ठीक हो जाओ, वो ही सही है। लेकिन मेरा सबसे पहले एक्सपीरियंस हुआ ना,
कि इनका प्रॉब्लम हो रहा था कुछ घाव वाला, इनका प्रॉब्लम हो रहा था कुछ, तो वो हम लोग एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराए। तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन तो चलता है नो डाउट, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फायदा ये है कि वो आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा। एलोपैथी में क्या है कि अगर आप लीवर का जांच कराने जा रहे हो तो खाते खाते पता चला 6 महीने के बाद फिर आप किडनी का भी जांच कराने जाओ, फिर उसका भी प्रॉब्लम आएगा, फिर आप उसका जांच कराने जाओ तो पता चला लो पेट का भी प्रॉब्लम आ गया। मतलब अच्छा, उसका ये साइड इफेक्ट जो भी आपने आपके आर्ट ऑफ लिविंग में ज्ञान में सीखा, कोर्स में आपने सीखा, वो आपके जो दिनचर्या है, रोजमर्रा का जो जीवन है, उसमें कैसे काम आता है? कोई ऐसी घटना हो जो आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें? जो 5 रूल्स ऑफ हैप्पीनेस है जो गुरुजी ने बताई है, 5 रूल्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग जो है, उसमें मैं एक रूल जो है मुझे बहुत काम आता है कि एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। और मैं सबसे पहले इसको अपने जीवन में यूज करता हूँ। असल में होता क्या है कि हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी पर्सन से होता है, या तो सामने वाले से या तो खुद से। तो जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते सामने वाले को या खुद को कि हाँ वो अभी ऐसा ही है, अभी ऐसा ही है, तो उसको ऐसे में एक्सेप्ट करके आगे का काम देखा जाए कि किया कैसे जा सकता है। और यही कमी थी मेरा आर्ट ऑफ लिविंग के पहले, ज्वाइन करने के पहले, और जो मैंने धीरे धीरे, ऐसा नहीं होता कि कोर्स करने से तुरंत सीख जाते हैं, पर सहज भाव से करते 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 वो स्वभाव में आ जाता है। और यही चीज मैंने सीखा कि जो है जब एक्सेप्टेंस करने लगते हैं तो हम बेवकूफी वाला काम कम करते हैं। हम अच्छे हैं और हम गलती कर रहे हैं फिर भी, तो हमें साथ हमारे साथ तकलीफ होता है। और ये गुरुजी भी एक लेक्चर में बताए हैं, यही चीज एक बहुत अच्छा मिला मुझे कि एक्सेप्ट कर लेने पे हम समझते कि अच्छा वो ये है और इस स्वभाव का है, तो इस स्वभाव से कैसे हम अपना काम कर सकते हैं, वो हमें समझ आता है, समझ बढ़ता है। निशा जी, आप बताइए कोई ऐसी मेरा चीज? तो हमेशा रहता है, हमेशा मुझे लगता है कि कुछ भी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लगता है कि इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे कोई बन सकता है, इतना ज्यादा बेवकूफी कैसे कर सकता है, जो हम जो बता रहे हैं वही सही है तो फिर वो क्यों नहीं कर रहा है। तो वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नहीं, गलत है तो गलत है। लेकिन ये मेरा पहले का था जो मेरे पास बहुत माइंड में बहुत डिस्टरबेंस कर रहा था कि जो गलत क्यों हो रहा है फिर, और मैं उसको बहुत बार समझाने का कोशिश करती थी। लेकिन अब आफ्टर आर्ट ऑफ लिविंग, बिफोर ये तो पहले का था, पर आफ्टर आर्ट ऑफ लिविंग क्या हुआ, वो गुरुजी बताते ना कि 5 रूल्स जितने भी हैं, 5 रूल्स ना भी करो, कोई एक भी रूल पकड़ के और जीवन निकाल दो तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वही बात है कि इनका था कि एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन, मेरा था कि डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। तो अपना दिमाग का है तो एक बार बता देने से भी चलेगा, और ज्यादा अपने दिमाग को दूसरे के अनुसार मोल्ड करने से भी कोई फायदा नहीं है। अपना सही है तो सही रहने से भी ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि कोई गलत बोल दिया तो अपने आप में कुछ ऐसा हो गया मुझे कि मैं सेल्फ पिटी में मैं बहुत जाती थी पहले कि ऐसे, पर अब नहीं जाती हूँ। और सबसे एक और चीज है ना, जो एक बार लेक्चर में मैंने गुरुजी से सुना था कि आप कुछ नहीं समझ पा रहे हो ना तो ये सोचो कि गुरुजी इस सिचुएशन में रहते तो क्या करते। तो ये चीज मेरे दिमाग में बहुत घर कर गई। वो बोलते हैं तो जब भी मेरे दिमाग में कुछ भी प्रॉब्लम आता है या सिचुएशन, हमारे घर में भी हमेशा प्रॉब्लम आते ही है। अब 4 लोग 5 लोग हैं तो वो कुछ ना कुछ ओपिनियन डिफरेंस आता ही है, तो वो नॉर्मल है। तो इस सिचुएशन में सोचते गुरुजी रहते तो क्या करते, तो वो सोचने के बाद ही अपने आप वो अंदर से जवाब आता है, वो मैसेज आता है अंदर से, वो आंसर आ जाता है कि अच्छा ऐसे करते। बहुत बार होता है कि थोड़ा काम रह के भी काम चल जाता है कि थोड़ा शांत रहो, अपने आप सिचुएशन है वो गो विद द फ्लो हो जाएगा। और उस फ्लो में अगर हम कुछ बोल दिए ना तो वो फिर बिगड़ जाता है। तो शांत रहने से भी, और ये मैंने सीखा एडवांस कोर्स में, एक्चुअल में मौन रहना बहुत कठिन था। मेरा तो एकदम लग ही रहा था कि हम कैसे मौन रहेंगे, मुझे लगा कि एक ही दिन में मेरा तो पट्टा साफ हो जाएगा। लेकिन वो 3 दिन कर लिया तो लगा कि बाप रे, हम भाई में बहुत बोलते हैं।
नहीं, अलग आप लगा। आपको आज सुन करके देख करके बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा मिली होगी कि मौन रहा जा सकता है एडवांस कोर्स में। हाँ मैंने किया तो मुझे भी ऐसा लगा कि रहना, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है आफ्टर एडवांस कोर्स, मेरे जीजा जी हैं, वो फोन पे मेरे से बात किए तो बोले ना, बाप रे बाप ये क्या हो गया, ये तो तुम्हारा आवाज ही बंद हो गया, ऐसा कौन सा कोर्स कर ली तुम कि तुम्हारा आवाज ही नहीं निकल रहा है। फिर हम बोले नहीं जीजा जी, मुझे लग रहा है कि मैं सही में बहुत बोलती थी, लेकिन ये है कि सही बात बोलती थी, ऐसा नहीं है कि गलत कुछ भी बोल देती थी, लेकिन बोलती थी, फिर भी बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, थोड़ा कम बोलने से भी काम चलता है, ट्रू ट्रू, ये मुझे लगा। एकदम एकदम सही कहा आपने। तो अब हम आखिरी में आपसे एकदम कम शब्दों में ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी बात किसी टीचर की या गुरुदेव से कुछ सुना हो आपने, वो आपके जीवन में बहुत काम आता है। जब भी जीवन में कुछ अप्स एंड डाउन्स होता है ना, जैसे कुछ गड़बड़ हो गया है ना, तो एकदम से मन व्यथित हो जाता है, तो उस समय कोई चीज़ जो आपको वापस ज्ञान में ले आती है और आपको रास्ते पे ले आती है और आप मन शांत हो जाता है, ऐसी कोई बात अगर आपको याद हो तो आप शेयर कर सकती हैं। एक तो मुझे सर का ही, संजय सर का ही है बात जो है याद आता है, वो क्या नहीं, मुझे जो याद आता है वो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ। सर जब भी बोलते हैं ना कि अरे मतलब कुछ हुआ, कोई सिचुएशन है, तो वो उस चीज को हैंडल करने के टाइम में बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैंने एक मतलब बात मतलब उस सिचुएशन को समझना, मतलब उसमें फंसते नहीं है। जैसे मैंने एक बार कॉल किया आपको ही सर, तो आपने बोला कि सर मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, तो आपने मुझे बोला कि नहीं मुझे कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता। नहीं, आपने बोला कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। तो वो मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ कि जब मुझे कोई मेरे से बात कर रहा होता है तो मैं अपने दिमाग को बोलता हूँ मुझे कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है, और मैं इसे हमेशा अपनाता हूँ कि हाँ मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। बहुत बढ़िया। वैसे निशा तो जी, हर टीचर के कुछ हाँ। बात बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ। पर अभी मुझे ये याद आया तो मैंने ये बताया है। निशा जी, आपको कुछ याद है? हाँ नहीं, मैं बहुत समरी में बता रही हूँ कि समराइज में कि मुझे है ना, जैसे संजय सर आप ही बोलते हैं ना, एक बार जैसे बताया कि कहीं किसी को प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग हमेशा बोलते थे ना कि अरे कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन ये समझ में सामने वाला हमेशा बोलता था इसमें क्या अच्छा होगा, इसमें क्या अच्छा होगा, खुद अपने आप में भी लगता था इसमें क्या अच्छा होगा। लेकिन आप ही ने एक बार बोला था ना, मुझे नहीं पता लेकिन होगा तो कुछ अच्छा ही होगा। ये जो लाइन टैग लाइन है ना, वो मैं सबको बोलती हूँ, और इवन अपने आप को तो सबसे पहले समझाती हूँ कि पता नहीं क्या, ये बहुत सही है। हम लोग को फ्यूचर थोड़ी पता है कि क्या है, लेकिन इतना एश्योरेंस अगर मिल जाए कि अच्छा ही होगा तो ये दिमाग रिलैक्स हो जाता है ना कि पता नहीं क्या, वो भी एक सरप्राइज है, लेकिन अच्छा होगा तो अच्छा प्रेजेंट सरप्राइज हो गया ना, तो वो अच्छी बात, वो हमेशा याद रखती हूँ मैं। एक चीज और मैं बताऊंगा। हाँ। एक मैं हैप्पीनेस प्रोग्राम रिपीट कर रहा था, तो हमारी बनारस की टीचर हैं ज्योति मैम, तो उन्होंने बोला कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो जो उस क्लास मतलब उस बैच के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सुना, बट मुझे दिमाग में था कि अच्छा कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं। तो एक बार हुआ कि मेरी वाइफ ही टेंशन में थी कि अब क्या करें, थोड़ा अब घरेलू प्रॉब्लम होता ही है, तो वो सास बहू वाला। तो मैं सोचा कि मैं इस चीज को कैसे कन्विंस करने से अच्छा है मैंने इसे सजेस्ट किया कि तुम ज्योति मैम से बात करो। तो ये फायदा हुआ कि जिनके मतलब जो टीचर हैं और जिनका दिमाग जो एकदम कूल हो चुका होता है वो उस चीज को बड़े अच्छे ढंग से हैंडल करते हैं। और ये मैंने उस समय यूज किया कि हाँ चलो ये बड़ा अच्छा मुझे चीज याद आया, और जो वो कन्विंस की वो मैं नहीं कर सकता था, कन्विंस उस तरह से नहीं कर सकता। ठीक है। तो आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। विक्रम जी, निशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे जो लोग भी हमसे बात करना चाहते हैं वो हमें मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते है ना। तो हम फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। थैंक यू। Thank जय you. गुरुदेव।